नमस्कार दोस्तों। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के भाग 21 में हम लोग पहुंच गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाप्त करने में समय लग गया कुछ कारणों से। तो अभी प्रयास करूंगा मैं कि जल्दी से जल्दी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बाकी जो भाग बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करवा दिया जाए। दोस्तों, इंटरनेट में काफ़ी लंबा समय लिया हूँ मैं। आपको पता है कि इंटरनेट के लिए 2 लंबे लेक्चर मैंने बोर्ड पर लिया था, फिर इंटरनेट से संबंधित और भी चीज़ों के लिए पीपीटी से कुछ लेक्चर लिया और आज इंटरनेट का अंतिम भाग होगा ये। लेकिन इंटरनेट इसके अलावा भी बहुत कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको मैं यहाँ कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से मान सकते हैं कि आज जितना पढ़ा दूंगा उतना अगर आप समझ लेते हैं तो संभवतः आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। बाकी तो ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है। तो आज हम लोग कुछ बातें बोर्ड पर पढ़ेंगे। अभी मैं कुछ बातें आपको बोर्ड पर समझाऊंगा और फिर इन्हीं बातों को मैं पीपीटी के सहारे अभी लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर पीपीटी के सहारे फिर समझा दूंगा, जिससे कि आपको जो लिखने वाली समस्या है, मैं आपको बताया था कि इंटरनेट में शुरू के 2 लेक्चरों में ही मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था, लेकिन समस्या बस ये बच गया था कि उसको लिखवाना था मुझे, और लिखवाने में अगर मैं इसे बोर्ड का सहारा लेके लिखवाता तो काफ़ी समय लगता, इसलिए मैंने पीपीटी का सहारा लिया था। अभी आज के लेक्चर में भी पीपीटी से ही हम लोग आगे पढ़ेंगे और पीपीटी ज़्यादा नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11 स्लाइड्स हैं, तो मुझे लगता है कि आधे घंटे 35 मिनट में पीपीटी वाला काम ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड पर 20 मिनट 25 मिनट जो भी लग जाए, क्योंकि इसको अगर आप समझ लेंगे तो पीपीटी को समझना आसान रहेगा। और उसके साथ साथ अगर अपने कॉपी में इस टाइप से आप अगर फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। हो सकता है कि प्रीलिम्स में जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इनमें से ही कोई चीज़ पूछा जाए और बाकी उसको मैं एलाबोरेट करके उसमें लिखवा पीपीटी में लिखा हुआ है, तो उससे आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा एक बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों, आज का लेक्चर इंटरनेट जो भाग आज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भाग 21 है, इसमें इंटरनेट को हम समाप्त करेंगे। इसके जस्ट बाद अगला लेक्चर बनेगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। उसके बाद फिर ई गवर्नेंस की बात करेंगे और ऐसे ही फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि ये सारी बातें जब हम पढ़ लेंगे तो किन चीज़ों में क्या साइबर खतरा है और कैसे उनको समाधान करना चाहिए हमें, वो समझना आसान रहेगा। तो इस सीरीज़ का अंत हम लोग साइबर सिक्योरिटी से या साइबर सुरक्षा से करेंगे। उसके पहले जो टॉपिक्स हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आपको आगे मिलेंगे। अभी बीच में 2 दिन गैप हो गया, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कारणों से 2 दिन और गैप हो गए। 2 दिन लगातार जो लेक्चर डालने चाहिए थे उसमें नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी जो मैं बोला हूँ कि 15, 16, 17 तक इस सीरीज को समाप्त कर दूंगा, उस समय तक समाप्त करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज कुछ टर्म्स जो हैं हमको यहाँ देखने हैं। जैसे एक है क्या, वाईफाई। आप अक्सर नाम सुनते होंगे वाईफाई, और इस पर क्वेश्चन बन भी जाएगा। देखिए, वाईफाई जो होता है, वाईफाई एक शब्द है वायरलेस। वाई मतलब WI मतलब वायरलेस और प्लस हाई फाई। इस हाई फाई शब्द मतलब हाई मतलब होता है हाई, बहुत उच्च, और फिडेलिटी मतलब होता है विश्वास, विश्वसनीय, बहुत ज़्यादा विश्वास है उसको हम बोलते हैं क्या, फिडेलिटी, फिडेल। तो हाई फाई और वायरलेस से मिलकर ये शब्द निकाला गया है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें से वायरलेस में से वाई ले लिया गया और हाई फाई में से हाई को हटाकर फाई ले लिया गया। तो वाईफाई जो है वायरलेस फिडेलिटी, अब इसका क्या हो जाएगा, वायरलेस, और फाई मतलब क्या हो जाएगा, फिडेलिटी, जो बिना तार का ही हमको विश्वास दे दे कि हाँ हम आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे, वो क्या है, वाईफाई है। तो वाईफाई का ये नामकरण हो गया। इसके आविष्कार की बात करें हम तो इसका आविष्कार 1991 में 2 विद्वानों ने किया था। एक का नाम जॉन ओ सुलिवान है, जॉन ओ सुलिवान,
और दूसरे का नाम क्या है, जॉन डीन। इन्होंने 1991 में इसका आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा कि जब वाईफाई से किसी लैपटॉप को, मोबाइल को हम जोड़ते हैं तो उसमें भी तो रेडियो तरंगे लगेंगी ना, क्योंकि तार तो हम लगा नहीं रहे हैं। जब तार नहीं लगा रहे हैं तो पक्का है कि उसमें क्या होगा, रेडियो तरंगे होंगी, माइक्रो तरंगे होंगी। आपको ये सब तरंगों के बारे में पहले मैं अध्ययन करवा चुका हूँ, उसको आप पढ़े होंगे, डेफिनेटली आपको आता होगा। और नहीं पढ़े होंगे मतलब कि अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करी, इस एग्ज़ाम को नहीं देने वाले हैं, तो आप आराम से जाके लेक्चर देखिएगा और फिर से पढ़िएगा उसको। तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं आपको पहले स्पेक्ट्रम भी पढ़ाया हूँ कि भाई स्पेक्ट्रम को तो सरकार बेचती है, तो अगर हम रेडियो तरंगों का प्रयोग यहाँ पे खुद कर ले रहे हैं वाईफाई के माध्यम से, तो सरकार वो तो बेचती नहीं है और हम खरीदते नहीं हैं। मतलब कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रयोग की जाती है वो फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, वो फ्रीक्वेंसी लाइसेंस मुक्त होती है। वो जो आवृत्ति होती है वो लाइसेंस मुक्त होती है, अर्थात उस रेडियो तरंग की आवृत्ति को गवर्नमेंट बेचती नहीं है, अर्थात उसका प्रयोग हम बिना लाइसेंस खरीदे ही कर सकते हैं। और इसलिए घर में हम वाईफाई का प्रयोग आराम से करते हैं। वाईफाई में जो रेडियो तरंगे होती हैं उनको प्रयोग करने के लिए हमको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। हाँ, जो हमने वाईफाई लगवाया है किसी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर का, उसका तो पैसा हमें देना पड़ेगा, बट जो रेडियो तरंगे प्रयोग की जाती हैं उस समय, उन रेडियो तरंगों का पैसा न तो वो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है और न ही हम दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें लाइसेंस मुक्त आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है और ये लगभग 2.4 गीगाहर्ट्ज के आसपास होता है। तो आप टेंशन न लें, आपको गीगाहर्ट्ज वगैरह नहीं पूछने वाला है, इतना भी फैक्ट नहीं जाएगा वो। हाँ, लाइसेंस मुक्त आवृत्ति प्रयोग की जाती है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ लिखा हूँ सब में लाइसेंस मुक्त आवृत्ति ही प्रयोग की जाएगी, क्योंकि लाइसेंस पर अगर आधारित होता तो फिर डेफिनेटली हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते, उसके लिए हमको स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता। तो लाइसेंस मुक्त आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। पारास मतलब इसकी सीमा कहाँ रहती है, वाईफाई को चालू कर दिए तो कितने दूर तक हम चले जाएं तो अपने मोबाइल को या लैपटॉप को जोड़ सकते हैं। तो इसकी सीमा लगभग होती है 600 फीट। अब ये थोड़ा बहुत कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलेगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, बस दिमाग में रखिए 600 फीट के आसपास इसकी पारास होती है, सीमा होती है। और ध्यान रखिएगा कि ये लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं अपने क्षेत्र को बना पाता है ना ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये सब मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। और सब में बस सीमा का अंतर है, लैन छोटा होता है, मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब इसकी तुलना में बड़ा हो जाएगा। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब पूरे विश्व के कंप्यूटर उसमें जुड़ सकते हैं, ऐसा हम वाइड एरिया नेटवर्क को बोलते हैं। उसी से बात निकल के इंटरनेट आती है। खैर वो पहले की बातें हैं, वो आप पढ़े होंगे, समझे होंगे। वाईफाई के बारे में इतना अगर आप जानते हैं तो काम चल जाएगा। दूसरी चीज़, वाईफाई के कुछ लाभ हैं और कुछ सीमाएं हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो तरंगे आवृत्ति प्रयोग की जाती है वो आवृत्ति खतरनाक होती हैं, हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं, जीव जंतुओं के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। इसलिए भी आपने कुछ समय पहले अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 5G का जो ट्रायल चल रहा है उसके विरुद्ध एक एक्ट्रेस है जूही चावला, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी किया था कि इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब खैर वो अलग मुद्दा था कि क्यों उन्होंने किया था और क्या उसका निर्णय आया, आपने देखा कि खारिज कर दिया गया था उनके याचिका को। बट ये सही बात है कि रेडियो तरंगे ये हमारे लिए क्या हैं, नुकसानदेह हैं। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। लाभ ये है कि इससे हम आसानी से बिना तार के ही कई उपकरणों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरनेट चला पा रहे हैं। तो ये लाभ और हानि मैं आपको पीपीटी में अभी समझाऊंगा, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो वाईफाई में इतनी बातें अगर आप जानते हैं तो काम चल जाएगा। और भी मैं इस पर लंबी चर्चा कर सकता हूँ, बट वो पीपीटी में लिखा है, आप उस पर देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इतनी बात दिमाग में रखिए। अब देखिए एक आता है वाईमैक्स। हालांकि वाईमैक्स 4G तकनीक का एक अभिन्न अंग है। वाईमैक्स LTE और वाईमैक्स दोनों 4G तकनीक के एक बहुत बड़े अंग हैं। एक और VoLTE मैं आपको पढ़ाया हूँ, वॉइस ओवर लॉन्गिट्यूड टर्मिनल एवोल्यूशन।
तो ये वाला चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये सब 4G के एक अभिन्न अंग है, बट यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, पावरफुल वर्जन वाईफाई का है। ये जो वाईफाई है इसी का एक पावरफुल वर्जन है। और पावरफुल वर्जन मतलब क्या है कि ये केवल 600 फीट तक चीज़ों को नहीं जोड़ेगा, ये 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकता है। मतलब वाईमैक्स चालू कर देंगे अगर हम, तो क्या होगा, 50 से 70 किलोमीटर की दूरी में जिनको पासवर्ड पता रहेगा वो अपने लैपटॉप को वाईमैक्स से जोड़ लेंगे। तो ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी दूर क्षेत्र में अपना एक्सेस उत्पन्न कर पाता है ये। तो इतना आप दिमाग में रखें। और हम इसलिए बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर आधारित है, क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क पर आधारित है। और वाईमैक्स क्या हो जाएगा, बहुत लंबा एरिया कवर करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर या नेटवर्किंग पर आधारित है। तो वाईमैक्स के बारे में इतना अगर आप जानते हैं तो काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं अभी हमको। आगे देखिए, अच्छा ये सब क्या है, लैपटॉप इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी युक्तियां हैं उनको जोड़ने के काम कर रहे हैं ये। हॉटस्पॉट क्या है, हॉटस्पॉट तो आप मोबाइल में ही देखे होंगे। हॉटस्पॉट में क्या होता है, एक मॉडेम होता है और एक राउटर होता है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि ठीक है, हॉटस्पॉट को ही देखते हैं। हॉटस्पॉट में एक राउटर होता है और एक मॉडेम होता है। मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये भी क्या करता है, तो ये भी बिना तार के ही कई उपकरणों को आपस में जोड़ देता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट बनाने का एक कार्य करता है, मतलब इंटरनेट को प्रोवाइड करा देता है ये अपने आसपास के एरिया में। तो वाईफाई से इसकी बैंडविड्थ क्या रहती है, कम रहती है। बैंडविड्थ क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चरों में। आविष्कार इसके कौन किए हैं, हेनरिक स्टोडिन। 1993 में अमेरिका में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। और इसके दो रूप देखने को अक्सर मिलते हैं, ओपन पब्लिक नेटवर्क और क्लोज्ड पब्लिक नेटवर्क। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें भी नहीं है। हॉटस्पॉट में मॉडेम और राउटर होता है, वाईफाई से इसका बैंडविड्थ कम रहेगा। आविष्कार हेनरिक स्टोडिन ने किया, 1993 में अमेरिका में सबसे पहले प्रयोग किया गया। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, ओपन पब्लिक नेटवर्क और क्लोज्ड पब्लिक नेटवर्क। सीधी सी बात है, ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे, जैसे मैं अपना हॉटस्पॉट मोबाइल का ऑन करूं और कोई पासवर्ड ना लगाऊं उसमें, तो जो चाहे वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। तो वो क्या हो गया है, वो हो गया है ओपन पब्लिक नेटवर्क। जो उस दायरे में पड़ेगा वो सब जोड़ सकता है उससे। बट हम लोग क्या करते हैं, अब उसमें पासवर्ड लगा देते हैं। अब पासवर्ड लगा देंगे तो जिसको पासवर्ड बताएंगे वही केवल उसका प्रयोग कर पाएगा और कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड पब्लिक नेटवर्क। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। हॉटस्पॉट में इतनी बातें भी जाने। अब बात करते हैं हम लाईफाई का। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर मेंस के दृष्टिकोण से, खासकर यूपीएससी वगैरह के मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है, लंबा इस पर अध्ययन की ही बात होती है। बट अभी हम लोग इतना स्टडी कर ले रहे हैं कि काम चल जाए। और खासकर एमपीपीएससी में तो प्रीलिम्स में भी काम चल जाएगा और मेंस में भी कुछ पूछना होगा तो इससे ही काम चल जाएगा। देखिए लाईफाई, ये भी दो शब्द से मिलकर बनेगा, लाइट और फिडेलिटी। लाइट मतलब प्रकाश और फिडेलिटी मतलब क्या, विश्वसनीयता। तो सीधी सी बात है कि ये रेडियो तरंगों पर आधारित नहीं है। ये सब, ये किस पर चल रहा था, देखिए ये भी रेडियो तरंग पर है। रेडियो तरंग या सूक्ष्म तरंग बोल लीजिए, रेडियो तरंगों का ही जब आपको समझाया हूं मैं कि सूक्ष्म तरंग कब उसको बोलते हैं। तो ये रेडियो तरंग पे चल रहा है, ये भी रेडियो तरंग पे चल रहा है, ये भी रेडियो तरंग पे चल रहा है, लेकिन ये दृश्य तरंग पे चल रहा है, प्रकाश पे चल रहा है। स्पेक्ट्रम मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसकी खोज न्यूटन ने किया था 1660 में, जो हम अपने आंखों से 7 रंगों को देख पाते हैं। तो इसमें दृश्य तरंगों का प्रयोग करके डेटा का संचरण किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 224 GBps, गीगाबाइट पर सेकेंड। अब वाईफाई से लगभग 100 गुना ज़्यादा स्पीड इसका है अभी, और अभी प्रारंभिक चरण है, इसका सही से प्रयोग भी नहीं हो रहा है अभी। तो इसमें 3 चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। एक लैंप ड्राइवर रहता है, एक एलईडी लैंप रहता है। भाई प्रकाश अगर हमको पाना है, श्वेत प्रकाश, एलईडी जला दो। अभी मैं ये एलईडी जलाया हूँ, श्वेत प्रकाश मिल गया है, और इस श्वेत प्रकाश से ही डेटा का संचरण हो जाता है इसमें। तो एक लैंप चाहिए और एक फोटो संसूचक चाहिए, फोटो डिटेक्टर चाहिए। 3 चीज़ें इसमें चाहिए होता है। इन सभी पार्ट्स का अलग अलग एक उपयोग है, अलग अलग व्याख्याएं हैं, उतना हमें नहीं जाना है अभी। आविष्कार किसने किया है, विद्वान
हेरोल्ड हॉस ने किया है। और हेरोल्ड हॉस जो हैं ये विद्वान क्या किए थे, तो इन्होंने सबसे पहले लैब में एक लैंप को जलाया। लैंप जलाने के बाद उसके नीचे जो भी डेटा भेजना था वो डेटा डाले, और उसके बाद उन्होंने डेटा को भेजना शुरू किया। तो देखा कि जैसे ही लैंप को बंद कर रहे थे तो डेटा का जाना रुक जा रहा था, और जैसे ही लैंप को ऑन कर दे रहे थे डेटा जाने लग रहा था। मतलब कंफर्म हो गया था कि जो डेटा का संचरण हो रहा है, भेजा जा रहा है, वो किसके आधार पर भेजा जा रहा है, दृश्य प्रकाश के आधार पर भेजा जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, आने वाले समय में तीव्रता तो देगी ही, साथ में पर्यावरण और मनुष्य को जितनी भी ये रेडियो तरंगों से नुकसान हो रहा है सबको बैलेंस कर जाएगी। तो बहुत बेहतरीन तकनीक है, अभी प्रारंभिक चरण में है, धीरे धीरे इसका और प्रसार होगा। बट समस्या ये है कि इसकी लाभ तो बहुत से हैं लेकिन सीमाएं भी हैं, वो दोनों आपको पीपीटी में बताऊंगा। लाभ क्या है कि पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदेह नहीं है, मानव जो हेल्थ है उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है, रेडियो तरंगे जो होती हैं वो ठोस दीवार है उसको भेद के बाहर निकल जाती हैं। मतलब वाईफाई में अगर इस रूम में चालू कर दूंगा तो 3-4 रूम जो भी हैं सब में चला जाएगा और कुछ दूर के पड़ोसियों तक भी चला जाएगा उसका रेंज। लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे लाइट ऑन किया हूँ, मेरे दूसरे रूम में अंधेरा है, तो इसका मतलब साफ है कि बस इसी रूम में मैं डेटा को भेज सकता हूँ, या इसी रूम में जितने उपकरण हैं सबको जोड़ सकता हूँ वाईफाई से। अगर मैं चाहूँ कि कोई यहाँ पे वाईफाई को ऑन कर लिया हूँ और मेरे दूसरे रूम में कोई मोबाइल है उसको कनेक्ट कर लूँ वाईफाई से, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश वहाँ तक जाएगा ही नहीं। हालांकि विद्वान कुछ ना कुछ इसका भी तरीका निकालेंगे ही आने वाले समय में, बट ये कुछ इसकी सीमाएं हैं। तो लाभ और सीमाएं मैं आपको पीपीटी में भी बताऊंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा आ सकता है। उसके बाद आ जाता है अगली बात NFC के बारे में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ध्यान रखिए कि इसमें एक ट्रांसमीटर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। ट्रांसमीटर क्या है, रिसीवर क्या है, पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के परास में ये काम करता है। त्रिज्या मतलब क्या, ऐसे गोल 4 सेंटीमीटर यहाँ पे अगर लगाए हैं इसको तो 4 सेंटीमीटर चारों तरफ ऐसे ये काम करेगा, और अधिकतम इसको 10 सेंटीमीटर के आसपास तक बढ़ा भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वाईफाई और LTE इत्यादि पर आधारित है नहीं, तो इसका फायदा क्या, और आवृत्ति इसकी होती है 13.56 मेगाहर्ट्ज पे लगभग ये काम करता है। इसका खास फायदा ये है कि इसमें पेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ब्लूटूथ हम लोग ऑन करते हैं ना, तो ब्लूटूथ में आप देखेंगे पेयरिंग करता है पहले, बट ये ब्लूटूथ जैसा ही है लेकिन इसमें पेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप देखेंगे कि आजकल जो टोल हमारा है, टोल पर टोल टैक्स लेने के लिए फास्टैग का प्रयोग किया जा रहा है, फास्टैग का। और उस फास्टैग में क्या किया जाता है कि जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनके ऊपर एक फास्टैग जो कोड आता है उसको लगा दिया जाता है, कार्ड लगा दिया जाता है, और जैसे ही वो जाएंगे तो टोल पर एक उपकरण लगा रहता है, यही NFC, वो उसको रीड करता है और उसमें से पैसा अगर रिचार्ज रहता है तो उसमें से पैसा वो क्या कर लेता है, कट कर लेता है। तो आजकल फास्टैग में इसका काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन का अच्छी तकनीक है। खास बात है इसमें कि पेयरिंग की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। अब ब्लूटूथ के देखिए, ब्लूटूथ भी आप सुने ही होंगे। ब्लूटूथ भी क्या है, एक तरीके से जैसे वाईफाई और ये सब काम कर रहे हैं वैसे ही ब्लूटूथ काम करता है कि नेटवर्किंग बनाने के लिए काम आता है, और बेतार विहीन होता है, ये वायरलेस होता है। ये भी आप देखे ही होंगे ब्लूटूथ। बैटरी ज़्यादा खाता है ये, इसलिए सलाह दी जाती है कि जब मोबाइल में आपको ज़रूरत ना रहे तो ब्लूटूथ को बंद करें, ब्लूटूथ को ऑफ रखेंगे तो आपकी बैटरी थोड़ी देर तक ही चलेगी। उसके बाद वाईफाई से इसकी बैंडविड्थ कम रहती है। नेटवर्किंग इसकी 2 तरीके से की जाती है, एक पिकोनेट से और एक स्केटर नेट से। इतना आपसे नहीं पूछने वाला है, पिकोनेट और स्केटर नेट। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मुख्य ब्लूटूथ जहां ऑन करते हैं हम उसको मास्टर बोल देते हैं डिवाइस, और बाकी जो उससे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं स्लेव डिवाइस, दास डिवाइस। भाई मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तो मेरा मोबाइल क्या कहलाएगा, मास्टर डिवाइस, और 4-5 लोग उसको पासवर्ड लगा लगा के ऐड कर लिए, बिना पासवर्ड का मैं रखा हूँ तो ऐड कर लिए, तो वो स्लेव डिवाइस कहलाएंगे। तो वैसे ही पिकोनेट में भी मास्टर और स्लेव डिवाइस रहेंगे, स्केटर नेट में भी रहेंगे। इसमें एक मास्टर डिवाइस और कितने
जो स्लेब डिवाइस जुड़ते हैं उसके आधार पर पिकोनेट, स्कैटर नेट बनाया गया है। तो इससे ज़्यादा आपको दिमाग में रखना नहीं है ये सब बातें। आविष्कारक इसके कौन है? जॉब हॉटसन हैं। कुछ लोग हॉटसन बोलते हैं, कुछ लोग हॉटसन बोलते हैं, तो देख लीजिएगा आप, ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात है। जॉब हॉटसन और स्वेन मेडिसन, ये दो विद्वान हैं। इन दो विद्वानों ने इसका ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। और इस ब्लूटूथ का आविष्कार इन्होंने स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है एरिक्सन। पहले शायद आप लोग मोबाइल वगैरह में सुने होंगे। एरिक्सन एक बहुत ही विश्वसनीय कंपनी थी और अभी भी है, उसके लिए इन्होंने बनाया था। अच्छा, एक चीज़ और, ब्लूटूथ के अगर हम देखें तो इसकी एक कहानी है कि ब्लूटूथ इसका नाम क्यों रखा गया। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वीडन का एक राजा था और वो ब्लूबेरी बहुत खाता था। तो ब्लूबेरी खाने से उसके दांत क्या हो गए थे? उसके दांत हो गए थे नीले कलर के, ब्लू कलर के। तो इसलिए इस नाम का ब्लूटूथ नाम वहाँ से लिया गया है। और बाकी ये सब कहानियाँ हैं, इस पर अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप पढ़ेंगे तो कहीं ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आज के पीपीटी में हम लोग ये बातें पढ़ेंगे। एक बात और हम पढ़ने वाले हैं, उसको मैं इसको मिटा के किसी एक को समझा देता हूँ आपको कि एक और चीज़ है वाईफाई। अब बाकी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ कवर किया है। एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में, जिसका नाम है वाईफाई। और वाईफाई क्या है? देखिए, जब टेलीविज़न का प्रसारण किया जाता है ना, तो टेलीविज़न का प्रसारण लगभग 200 मेगाहर्ट्ज़ से 600 मेगाहर्ट्ज़ के आवृत्ति पर किया जाता है। और जब ये आवृत्ति पर किया जाता है तो इसके बीच में जो भी बैंडविड्थ हम बनाते हैं, तो इस बैंडविड्थ में बहुत गैप रखते हैं, बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं, जिससे कि जो वीडियो ऑडियो भेजा जा रहा है, जो वीडियो या ऑडियो भेजा जा रहा है, वो आपस में क्या हो, ओवरलैप ना हो, आपस में मिले नहीं। तो इस तरीके से देखा जाता है कि इसका लगभग 93% भाग क्या है, रिक्त है, खाली पड़ा हुआ है। ऐसे ही रिक्त बेवजह पड़ा रहता है और केवल 7-8% ही प्रयोग में लाया जाता है। तो एक कंपनी है, और इस कंपनी का नाम तो कौन नहीं जानता है, माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या कर रही है, तो इसमें जो ये गैप दिख रहा है 93% के जो ये गैप दिख रहे हैं, अब टेलीविज़न का तो हर जगह केबल गया हुआ है या नॉर्मल डीटीएच लगा के लोग चला रहे हैं, तो उसमें 93% भाग खाली पड़ा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है कि इसी रिक्त स्थान को प्रयोग करके इंटरनेट प्रोवाइड करने लगी है, इंटरनेट की पहुंच प्रदान कर रही है। और इसी को क्या बोला जा रहा है आजकल, वाईफाई। इसी को बोला जा रहा है वाईफाई। भारत में तो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा न्यूज़, जो न्यूज़ आया था भारत में, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़िएगा। टेलीग्राम में बार बार लिख देता हूँ कि भाई रिमाइंड आईएएस इंदौर पहले था, अभी मैंने उसका नाम ऑफिशियल किसी कारणवश कर दिया था। तो ये है, इस टेलीग्राम पे मैं उस न्यूज़ को भेज दूंगा जो न्यूज़ छपा था, उसमें देखिएगा भारत में भी माइक्रोसॉफ्ट प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ये वाला चीज़ लाया जाए। और अच्छा भी है, अगर ये आ जाएगा तो हमारा जो इंटरनेट की समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बहुत दूरस्थ एरिया तक आसानी से इंटरनेट हमको मिल जाएगा। जहाँ जहाँ टीवी का हम प्रयोग कर रहे हैं, टेलीविज़न का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ वहाँ इंटरनेट पहुँच जाएगा। तो अब देखेंगे कि केनिया में इसका यूज़ सफलतापूर्वक केनिया में किया जा रहा है, ब्रिटेन में किया जा रहा है, अमेरिका में किया जा रहा है। तो इस वाईफाई का प्रयोग व्यापक रूप से कुछ देशों में किया जा रहा है। भारत में भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये तकनीक आ जाएगी, और ये तकनीक आएगी तो आपको डेफिनेटली जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं वो और काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। तो दोस्तों, संक्षिप्त तरीके से मैंने बोर्ड पर इस बात को समझाया आपको। अब पीपीटी पर मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां केवल आपको पीपीटी दिखेगी और उस पीपीटी में इन्हीं बातों को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, एक बार मैं आपको और बता दूं कि इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वाईफाई को चलाने के लिए आवश्यक है या किस पर आधारित है, तो हम बोलेंगे कि यह जो टेलीविज़न आवृत्ति है उसके रिक्त स्थान का प्रयोग करके इसका
संचालन किया जाएगा, इस पर आधारित है। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपसे हॉट स्पॉट के बारे में, आविष्कारकर्ता के बारे में पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि ओपन पब्लिक नेटवर्क और क्लोज्ड पब्लिक नेटवर्क का संबंध किससे है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। वाईमैक्स के बारे में पूछ सकता है कि वाईमैक्स जो होता है वो लैन पर आधारित होता है कि मैन पर होता है, या इसका पारास पूछ सकता है। लाईफाई के बारे में पूछ सकता है कि लाईफाई किन तरंगों पर आधारित होती है, तो आप बोलेंगे दृश्य प्रकाश पर या दृश्य तरंगों पर आधारित होती है। इनके बारे में पूछ लेगा कि निम्नलिखित, ऐसे क्वेश्चन एक बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो तरंगों पर आधारित है। तो रेडियो तरंगों पर आप देखेंगे वाइट फाई भी रहेगा, वाईमैक्स भी रहेगा, हॉट स्पॉट भी रहेगा। ये तीनों दे के नीचे देगा उपयुक्त तीनों, तो तीनों लिख देंगे आप, या और भी जो कुछ भी ये देगा उन सब में आपको रेडियो तरंग प्रयोग करना है। हाँ, लाइव हाई केवल अगर देगा तो वहाँ पे आपको रेडियो तरंग का प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम लोग बोर्ड वाला काम कर लिए हैं। अब लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं। दोस्तों अब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं, और जो कुछ भी अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया, अब मैं उसी को पीपीटी के माध्यम से लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ, जिससे कि इंटरेक्शन हो जाए। आप एक बार सुन लें उसको, एक बार देख लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। दोस्तों इस लेक्चर में मुझे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए मैंने ये हाइलाइटर ले रखा है पिंक कलर का, इसको ध्यान दीजिएगा आप। मैं इसको ही कर्सर के रूप में चलाऊँगा। दोस्तों इस लेक्चर का नाम था संचार में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की तकनीकें, और जैसा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का ये लेक्चर नंबर 21 है। इंटरनेट एंड रिलेटेड इशू काफ़ी 4-5 लेक्चरों से हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें इंटरनेट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जो भी बोर्ड पर हम देखे हैं उसी को एक बार यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले क्या बोला गया है कि आज संचार के माध्यम के रूप में, देखिए कर्सर के रूप में मैं इसको हाइलाइटर को ही ले चलूँगा, तो आप ध्यान रखिएगा। आज संचार के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है। अब मैंने जैसे कि बोर्ड पर आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें हैं, सबको पढ़ पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर भी मैक्सिमम आप देखेंगे मेरे लेक्चर में कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लेक्चर जो मैंने अभी 21 लेक्चर तो हो गए हैं इस सीरीज़ में, और उसके बाद अभी आगे जो बचे हुए हैं उसमें कितने लेक्चर होंगे वो आगे हम देखते हैं, जबकि 4-5 या 2-4 लेक्चरों में लोग इसको समाप्त कर चुके हैं। तो जितना व्यापक तौर पे हो सकता था उतना व्यापक तरीके से मैंने इसको पढ़ाया, और भी कुछ अगर कमी रह जाएगी तो उसको अलग से कोई लेक्चर लेके मेंस के टाइम पे मैं करा दूंगा आपको। चलिए तो पहला देखिए वाईफाई। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि जब एक लोकल एरिया में स्थित संचार के सभी उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे वाईफाई कहते हैं। बोर्ड पे मैंने आपको बताया ही था कि ये क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, और उसके बाद उसके अंदर जितने भी उपकरण होते हैं उनको आपस में जोड़ देता है। यह माइक्रो तरंगों के माध्यम से एक लोकल हॉट स्पॉट तैयार कर देता है। दोस्तों माइक्रो तरंग दिया है मतलब सूक्ष्म तरंग, ध्यान रखिए माइक्रो तरंग रेडियो तरंग ही है, सूक्ष्म तरंगों इसको बोलते हैं, के माध्यम से एक लोकल हॉट स्पॉट तैयार कर देता है जो लगभग 600 फीट की दूरी में स्थित कंप्यूटर को जोड़ देता है। यही बातें मैंने आपको बोर्ड पर अभी समझाया भी था। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर वाईफाई आपको मिल जाएगा, और वो वाईफाई इसी के माध्यम से चलता है, लोकल एरिया नेटवर्क बना के। बस स्टैंड पर भी मिल जाता है, इत्यादि पर इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह लगभग 204 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति के बैंड पर कार्य करता है। ये भी मैंने आपको बोर्ड पर बताया, ये आप न याद करें तभी चल जाएगा। हाँ, नोट के तौर पर ये ज़रूर याद रखें आप, ये नोट आवश्यक है आपको दिमाग में रखना कि यह वायरलेस और वाईफाई से मिलकर बना है। इसका आविष्कार जॉन ओ सुलिवान और जॉन डीन ने 1991 में किया था। दोस्तों जो बोर्ड पे मैंने जो कुछ भी फ्लो चार्ट बना के समझाया उसको आप बना लीजिएगा कॉपी पे, मैंने उसको यहाँ भी नहीं बनाया है फिर डबल से। हाँ, आविष्कारक जो किए हैं लोग उनका नाम जानना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें भी उसको डाल दिया। अब दूसरा देखिए हॉट स्पॉट।
यह भी लोकल एरिया नेटवर्क पर आधारित एक तकनीक है जिसके आविष्कारकर्ता हेनरी किस्टोडिन हैं। अभी बोर्ड पर मैंने बताया। सर्वप्रथम इसका प्रयोग यूएसए में 1993 में किया गया था, यह भी मैंने आपको बताया। इसका बैंडविड्थ भी लगभग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही होता है। इसकी दूरी सीमा जो होती है, परास होती है, वो लगभग 100 मीटर तक होती है। यह आप किताबों में थोड़ा कम ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अलग अलग किताबों में, उससे आपको घबराना नहीं है। लगभग 100 मीटर तक होता है। इससे भी मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जोड़ा जा सकता है। इसके दो रूप दिखाई देते हैं, ओपन पब्लिक नेटवर्क और क्लोज्ड पब्लिक नेटवर्क। अभी मैंने बोर्ड पर आपको समझाया, तो फिर डबल से यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, रिपीटेशन होगा। वाईमैक्स क्या है, देखिए यह मैन, अभी इसमें देखिए क्या आ गया, मैन की बात आ गई, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बताया मैं आपको ना कि ये लगभग 50 से 70 किलोमीटर तक का हॉटस्पॉट तैयार करता है। तो पर आधारित तकनीक है। यह वाईफाई की भांति ही है, परंतु वाईफाई की तुलना में यह बहुत अधिक बड़े क्षेत्र में तथा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सेवा प्रदान कर सकता है। इसके माध्यम से लगभग 50 से 70 किलोमीटर के क्षेत्र में हॉटस्पॉट तैयार किया जा सकता है। शुरुआत में यह 30 से 40 एमबीपीएस की गति प्रदान करता था, परंतु वर्ष 2011 के बाद से ये लगभग 1 गीगाबाइट पर सेकेंड की गति उपलब्ध करा रहा है। इसमें भी माइक्रोवेव्स का ही प्रयोग किया जाता है, मतलब सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये दिमाग में आप रखें। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे भी जा सकते हैं। लाईफाई, अभी मैंने आपको बोर्ड पर काफ़ी डिटेल में समझाया कि लाईफाई क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, यह एक हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस तकनीक है। ऑप्टिकल मतलब होता है दोस्तों प्रकाश, प्रकाश पर आधारित उपकरणों को ऑप्टिकल बोलते हैं, इसलिए देखिए ऑप्टिकल बोला है। ऑप्टिकल वायरलेस मतलब बिना वायर के ये भी चलेगा, वायरलेस तकनीक है। इसकी स्पीड लगभग 224 जीबीपीएस है। सोच सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी जो हमारा 4G मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें देखिएगा 4G का स्पीड लगभग 2 जीबीपीएस तक बन रहा है, और ये 224 जीबीपीएस, मतलब 100-200 गुना अधिक है वाईफाई से ये। वर्ष 2011 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेरोल्ड हास ने इसका आविष्कार किया था। उनके आविष्कार का सफल प्रदर्शन एक साधारण एलईडी लैंप का प्रयोग करते हुए किया गया। बोर्ड पर अभी मैंने आपको समझाया था ये। इसमें लैंप के नीचे स्थित कंप्यूटर में 10 एमबीपीएस से अधिक गति से डेटा ट्रांसफ़र किया गया। उन्होंने बीच बीच में लाइट को बंद करके देखा तो डेटा का ट्रांसफ़र भी रुक जा रहा था। मतलब इससे सिद्ध हो गया कि, क्या सिद्ध हो गया कि, देखिए मैं फिर से हाइलाइटर ले लूँ, ये देखिए सिद्ध हो गया कि उस डाटा ट्रांसफ़र हेतु एलईडी तरंगे ही क्या हैं, उत्तरदायी हैं। ये बात कंफर्म हो गई, क्योंकि जैसे ही एलईडी को बंद कर रहे थे, डेटा का ट्रांसफ़र भी बंद हो जा रहा था। यह वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पर कार्य करने वाला दृश्य प्रकाश संचार प्रणाली है। मैंने पहले ही आपको बोर्ड पर यह बताया कि ये दृश्य स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है, जिसकी गति अत्यंत उच्च होती है। इससे पूर्व दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का प्रयोग नहीं किया जाता था, खासकर डेटा ट्रांसफ़र में। लाईफाई के लाभ क्या हैं? देखिए, लाईफाई के लाभ क्या है कि चूंकि सूर्य के स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा भाग क्या होता है, दृश्य स्पेक्ट्रम ही होता है, अतः इसकी दक्षता लगभग क्या है, इस असीमित। दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। असीमित है, सीमित नहीं है। बाकी पीपीटी आप डाउनलोड करेंगे जब टेलीग्राम पे, तो मैं वहाँ सही कर दूंगा। यह पर्यावरण एवं मानव हेतु दुष्कर नहीं है। जाहिर सी बात, लाइट है तो लाइट तो नॉर्मल हमारे शरीर पे रोज ही पड़ रहा है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये फायदा है। आगे, वाईफाई की तुलना में ये 10 गुना सस्ती भी है। अब रेडियो तरंग का स्पेक्ट्रम तो लेना नहीं है ना हमको, या रेडियो तरंग तो हमको यहाँ यूज करना नहीं है, इसलिए काफ़ी सस्ती है। अनुसंधानकर्ताओं ने इससे 224 जीबीपीएस तक स्पीड प्राप्त की है, जो वर्तमान में प्रयोग होने वाले फास्ट ब्रॉडबैंड जो भी हैं उनकी तुलना में काफ़ी अधिक है। अब देखिए, कुछ इसकी चुनौतियां भी हैं। क्या है? चूँकि यह दृश्य प्रकाश पर आधारित तकनीक है, अतः ठोस को पार नहीं कर पाती, इसलिए इसका परास कम होता है। एक तो दिक्कत यह है। यह अभी महंगी तकनीक है और ये कम विश्वसनीय है। आप देखेंगे अगर तो वाईफाई तथा लाईफाई में कुछ प्रमुख अंतर भी है। और क्या अंतर है वो बोर्ड पे मैंने आपको समझा दिया है कि वाईफाई में रेडियो तरंगों के माध्यम से डाटा ट्रांसफ़र होता है और लाईफाई में दृश्य प्रकाश के माध्यम से होता है। वाईफाई ठोस स्थानों से गुजर सकता है, जबकि लाईफाई ठोस स्थानों से नहीं गुजर सकता है।
बोर्ड पे भी मैंने आपको समझाया था ये। वाईफाई में डेटा ट्रांसफ़र की गति लाईफाई की तुलना में धीमी होती है। वाईफाई में धीमी होगी, लाईफाई में ज़्यादा होगी। बट वाईफाई क्या करेगा, वाईफाई दीवारों को लांघ कर चला जाएगा, लेकिन लाईफाई अभी दीवारों को लांघ कर नहीं जा रहा है। देखते हैं फ्यूचर में इस पर क्या कार्य किया जाता है। दोस्तों अगला बात, वाईफाई जो मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया है। वाईफाई क्या है, टीवी चैनलों में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 200 से 600 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति का। इसमें पर्याप्त स्पेस छोड़ा जाता है ताकि दूरी बढ़ने से सिग्नल प्राप्त करने में व्यवधान उत्पन्न न हो, जो बोर्ड पर मैंने आपको समझाया। भारत में इस स्पेक्ट्रम का 93% उपयोग में नहीं लाया जाता है। तकनीकी भाषा में इसी अप्रयुक्त स्पेक्ट्रम को ही वाईफाई कहा जाता है। बहुत सी कंपनियां इस खाली स्थान का प्रयोग करके दूरस्थ क्षेत्रों तक इंटरनेट उपयोग को सुनिश्चित करना चाह रही हैं, जिसमें प्रयुक्त तकनीक को वाईफाई कहा जा रहा है। भारत में अभी इस तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है, परंतु केनिया, दोस्तों केनिया का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, सिंगापुर, यूएसए तथा लंदन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो मैंने आपको बोर्ड पर बताया। आगे देखिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यह भी क्या है, तो यह भी एक वायरलेस और कम दूरी आधारित तकनीक है, जिसमें कनेक्शन स्थापित करने के लिए सामान्यतः 4 सेंटीमीटर त्रिज्या या इससे भी कम दूरी की आवश्यकता होती है। यह 13.56 मेगा हर्ट्स है दोस्तों, वाट नहीं है ये, मेगा हर्ट्स की आवृत्ति पर कार्य करता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट दूरी अधिकतम 20 सेंटीमीटर हो सकती है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। यह एन्क्रिप्शन का यूज कर सकता है। एन्क्रिप्शन वही मतलब कोडिफाई कर लेगा, जिससे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, सुरक्षा हो जाएगा इसमें। इसके आविष्कारकर्ता चार्ल्स वाल्टन हैं। इससे पहली बार सोनी कंपनी, दोस्तों सोनी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप सोनी का टीवी देखते होंगे, सोनी काफ़ी मतलब एक भारी भरकम कंपनी है। सोनी कंपनी ने प्रयोग में किया था। वर्तमान में इसी तकनीक का प्रयोग करके भारत में टोल पर फास्टैग नामक सुविधा दी जा रही है। फास्टैग आपको पता ही है कि कार जो होते हैं उसमें लगा रहेगा, और जैसे ही व्हीकल वो जाएंगे तो NFC लगा रहता है वहाँ पे टोल पर, वो उसको रीड करता है और रिचार्ज रहता है तो उसमें से पैसा कट कर लेता है, जो भी आवश्यक शुल्क होता है। चलिए, तो ये मैंने आपको बोर्ड पर बताया। आगे देखिए, अब ब्लूटूथ की बात आती है। तो ब्लूटूथ क्या है दोस्तों, देखिए ब्लूटूथ से भी आप भली भांति परिचित हैं, आपके मोबाइल में ही ब्लूटूथ है। तो ब्लूटूथ यह भी कम दूरी पर आधारित एक तारविहीन प्रणाली है, जिसका प्रयोग करके कई उपकरणों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उनके बीच डेटा का ट्रांसफ़र आसानी से किया जा सकता है। इसका बैंडविड्थ वाईफाई से कम होता है। यह बैटरी का खपत ज़्यादा करता है, अतः आवश्यक न हो तो इसे ऑफ ही रखना चाहिए। ब्लूटूथ नेटवर्किंग मुख्य रूप से पिकोनेट तथा स्केटर नेट के माध्यम से की जाती है। बोर्ड पे भी मैंने आपको थोड़ा समझाया भी था कि ये क्या है। मतलब जो मुख्य मोबाइल रहेगा उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, मास्टर डिवाइस है, और जो बाकी उससे जुड़ेंगे वो स्लेव दास डिवाइस हैं, और इनकी संख्या के आधार पर पिकोनेट और स्केटर नेट होता है। इससे ज़्यादा अपने को जानना नहीं है। नोट ब्लूटूथ का आविष्कार जोड हॉटसन, दोस्तों ये गलत हो गया है, इसको मैं PPT में सही करके आपको दे दूंगा। जोप हॉटसन, और बाकी मैंने बोर्ड पर इसको सही लिखा था। तथा स्वेन मेडिसन ने वायरलेस हैंडसेट के विकास के उद्देश्य से 1994 में स्वीडन के एरिक्सन कंपनी के लिए कार्य करते हुए किया था। तो ये मैंने आपको बोर्ड पर समझा दिया है। अब हम लोग अपने लास्ट PPT पर आ गए हैं। इस लास्ट PPT को देखते हैं और उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म होगा। और दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। इस बीच में अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो NFC और ब्लूटूथ में कभी अंतर आपके दिमाग में आ सकता है, और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा आ सकता है। थोड़ा सा हम इस बात को और समझ लेते हैं कि क्या इनमें अंतर है। एक ही दो बात का मुख्य डिफरेंस देखना है, और वो डिफरेंस मुझे लगता है कि लगभग आपको आइडिया हो ही गया है कि ये क्या है। तो देखिए,
यह दोनों शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन तकनीकों का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात, कम दूरी के, अब ब्लूटूथ थोड़ी नहीं कि यहाँ से चले जाएं आप 10 किलोमीटर दूरी पर, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर ब्लूटूथ काम करेगा। ब्लूटूथ का एक सर्टेन रेंज है, उसी में काम करता है। तो लघु रेंज संचार तकनीकों का प्रयोग करते हैं ये, और सामान्यतः मोबाइल फ़ोन में होते हैं, इनबिल्ट होते हैं ये। और NFC में पेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ये बस दिमाग में आपको रखना है कि NFC में पेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वो पेयरिंग करते हैं ना, मोबाइल में आप देखते हैं पेयर होता है, ब्लूटूथ का भी जोड़ के देखिएगा आप बात करने के लिए जो ब्लूटूथ लेते हैं उसमें भी पेयरिंग करना पड़ता है, परंतु इसकी गति ब्लूटूथ की तुलना में धीमी होती है। तो NFC की गति ब्लूटूथ से धीमी होती है, लेकिन खास बात यह है कि पेयरिंग की इसमें आवश्यकता नहीं है, और यह ब्लूटूथ की तुलना में कम बैटरी खपत करता है। ये इसके फायदे हैं NFC के। तो दोस्तों, इस तरीके से ब्लूटूथ के बारे में हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझा रहा था कि ये ब्लूटूथ नाम का एक रोचक कहानी है, तो रोचक कहानी क्या है बस सुन लीजिए आप, काम का है नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में स्कैंडिनेवियन राजा, स्कैंडिनेवियन कंट्री आपको पता है कि उसमें स्वीडन भी आ जाता है, तो स्कैंडिनेवियन राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर ब्लूटूथ का नाम पड़ा है। यह ब्लूबेरी का बहुत शौकीन था। कौन? राजा ब्लूबेरी खाने का बड़ा शौकीन था, और प्रतिदिन बहुत मात्रा में ब्लूबेरी खा लेता था। वो नीला जो बेरी होती है वो खा लेता था, उससे उसके दांत क्या हो गए थे? नीले हो गए थे, और इसलिए उसका नाम ब्लूटूथ पड़ गया था कि भैया तुम्हारा दांत क्या है? नीला है, ब्लूटूथ बोल दिया गया था उसको। तो ये एक अलग ही चीज़ें हैं। कभी कभी आप कुछ पढ़ेंगे एडिटोरियल वगैरह तो ऐसा सुनने को मिल जाता है, जब लोग NFC और ब्लूटूथ वगैरह ऐसी बातें करते हैं साइंस टेक के एडिटोरियल्स वगैरह में। तो ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें इसमें जानने की आवश्यकता थी नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बोर्ड और PPT दोनों का सहारा लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।